आज हम लोग वर्ग 10वीं के सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आने वाला जो परीक्षा है उसमें हम लोग प्रश्न को भी आसानी से हल कर सके, साथ ही सूत्र से संबंधित जो प्रश्न हो उसका सही ऑप्शन हम लोग चुन सके। सबसे पहले सूत्र एक है यहाँ पर विविक्तर, जिसे हम लोग विवेचक भी कहते हैं। तो विवेचक के लिए जो सूत्र होता है वो b² माइनस 4ac होता है, या कह सकते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। d मतलब यहाँ पे विवेचक या विविक्तर होता है। d का इसे फुल फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसी को हम लोग हिंदी में विवेचक या विविक्तर कहते हैं। इसलिए विवेचक या विविक्तर का जो सूत्र होगा वो b² माइनस 4ac होगा। अब यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से भी रह सकता है कि d का मान यदि 0 है तो मूल कैसा होगा। तो d का जो यदि मान 0 है तो मूल वास्तविक और समान होता है। इसी तरीके से यदि d का मान धनात्मक है या d का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसा होता है। तो याद रखना है कि यदि d का मान 0 से बड़ा है मतलब कोई प्लस संख्या में है तो उसका मूल वास्तविक और समान होता है। इसके अलावा यदि d का मान या कह सकते हैं विविक्तर का मान 0 से कम होता है, मतलब 0 से कम का अर्थ हुआ कि यदि d का मान माइनस में है तो मूल क्या होगा, उसका मूल वास्तविक नहीं होता है, अर्थात मूल उसका नहीं निकाल सकते हम लोग। आगे सूत्र 2 में आएंगे, द्विघाती सूत्र से संबंधित है। तो द्विघाती सूत्र के लिए जो सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2a। तो हम लोग द्विघात समीकरण को यदि हल करते हैं और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से हम लोग हल कर सकते हैं। इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2a ये द्विघाती सूत्र है। इसके अलावा सूत्र 3 में देखेंगे सार्वंतर है, जिसे हम लोग d से भी दिखाते हैं। तो d बराबर यदि निकालना होता है तो a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को यदि घटाते हैं तो हम लोग सार्वंतर निकाल सकते हैं, या कोई भी बाद वाले पद में से पहले पद को जो घटाएंगे और जो घटाने पर परिणाम आएगा वही सार्वंतर कहलाता है। इस तरीके से हम लोग को d बराबर याद रखना है a2 माइनस a1। इसके आगे an है, an का अर्थ होता है nवां पद। यदि nवां पद निकालना होता है तो इसके लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, यदि किसी AP का 20वां पद निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब n के जब पे 20 होगा, 20 में से घटाते हैं तो 19d। तो a 20 निकालना हो तो a प्लस 19d। इसी प्रकार से a यदि 30 निकालना हो तो लिख सकते हैं a प्लस 29d। यदि a 15 निकालना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 14d। ये सूत्र हम लोग an का याद रखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का अर्थ होता है सम ऑफ nth टर्म, या कह सकते हिंदी में n पदों का योग। Sn का अर्थ होता है n पदों का योग, जिसका सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि Sn निकालना हो या 10 पदों का योग निकालना हो या 20 पदों का योग निकालना हो और यदि AP दिया हो तो हम लोग इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावा एक और सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से भी निकाला जा सकता है यदि पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। इसके अलावा कभी कभी an के जगह पे a प्लस l देकर भी हम लोग निकाल सकते हैं, अर्थात अन्य विधि से। तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस n के जगह पे l दे देंगे। इसके अलावा हम लोग सूत्र 6 पे देखेंगे। सूत्र 6 है थेल्स प्रमेय। हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे। यदि कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर हम लोग
कोई रेखा खींचते हैं तो क्या होता है, AD बट्टा यहाँ पे BD होगा। जैसे कि यहाँ पे DE और BC जो है ये समांतर रेखा है, तो AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, यही थेल्स प्रमेय का सूत्र होता है। याद रखना है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वह जो रेखा है वह दो भुजा जो बचा हुआ उस दोनों को समान अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए इसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी हम लोग कहते हैं। यदि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहेगा तो भी यह थेल्स प्रमेय को ही हम लोग समझेंगे। इस तरीके से यह थेल्स प्रमेय होता है। कभी कभी थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में पूछा जाता है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम का अर्थ हुआ इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे कि AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा CE है, यानी AD बट्टा BD है और ये बराबर AE बट्टा CE है, तो निश्चित तौर पे यह जो रेखा है इस रेखा के समांतर होंगे। इसके अलावा पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। समकोण त्रिभुज में जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य जो छोटी भुजा होता है उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हम लोग पढ़े भी होंगे पीछे क्लास में भी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे सूत्र 8 में समरूप आकृति से संबंधित प्रश्न रहता है। समरूप आकृति, तो वैसे आकृति को समरूप आकृति कहते हैं जो देखने में एक जैसा दिखे। तो हम लोग कह सकते हैं सभी वृत्त, जितने भी वृत्त हैं, सभी वृत्त जो होते हैं यानी ये गोलाकार ही होता है, यानी वृत्ताकार ही, बड़ा हो या छोटा हो। तो इसलिए जितने भी वृत्त होंगे वो सारे वृत्त समरूप होते हैं। वर्ग को देखेंगे सभी वर्ग चौखुट होता है, इसलिए जितने भी वर्ग होंगे सारे के सारे वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके अलावा सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी समबाहु त्रिभुज हो वो सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, सभी के सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी के सभी वृत्त भी समरूप होते हैं। इसके अलावा सूत्र हम लोग 9 की ओर आएंगे, देखेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। इसको हम लोग याद करके रखेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, यानी x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0। अर्थात ये फिगर में हम लोग कह सकते हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जहां काटता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और इसका निर्देशांक 0, 0 होता है। इसके अलावा सूत्र 10 में आएंगे, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होगा x का वैल्यू होगा और y के वैल्यू के जगह पे 0 होता है, यानी x, 0 होता है। उसी प्रकार से y अक्ष पर जो किसी बिंदु का निर्देशांक होगा y का वैल्यू होगा और x के जगह पे 0 होता है, यानी 0, y होता है। इसके अलावा हम लोग सूत्र 12 को देखेंगे, किसी बिंदु का निर्देशांक तो x, y होता है। x का अर्थ हुआ यहाँ पे भुज और y का अर्थ यहाँ पे कोटि होता है, यानी शुरू में भुज को लिखते हैं और बाद में कोटि को लिखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप में प्रश्न आएगा, जैसे कि यहाँ 2 दिया जाएगा कि 2, 3 में भुज क्या है, तो भुज हम लोग कह सकते हैं भुज होगा यहाँ पे 2। इसी प्रकार से पूछा जाए कि कोटि क्या है, यहाँ पे कोटि क्या होगा, बाद वाला जो संख्या रहता है उसे हम लोग कोटि कहते हैं, तो कोटि यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग भुज और कोटि को भी समझ सकते हैं। सूत्र 13 को देखेंगे। सूत्र 13 में है कि x अक्ष से लंबिक दूरी क्या कहलाता है। तो x अक्ष से लंबिक दूरी कोटि कहलाएगा, जबकि y अक्ष से लंबिक दूरी जो होता है भुज कहलाता है।
इस दोनों सूत्र को भी हम लोग याद रखेंगे। इससे आगे जो प्रश्न बनाने से संबंधित रहता है सूत्र, यह है बीच की दूरी। बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो इसके लिए सूत्र है x2 रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बीच की दूरी का सूत्र है और ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसलिए इसको याद रखना ही है। सूत्र 16 को देखेंगे। मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है, जैसे कि यह एक रेखा है ए और बी, इसके बीच का बिंदु ज्ञात करना हो तो इस सूत्र के माध्यम से लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सूत्र है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र है। इसके अलावा सूत्र 17 को देखेंगे। यहाँ विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र के रूप में हम लोग विभाजन सूत्र से यदि किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होता है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बट्टा m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो ये विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। सूत्र 18 को देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना हो और यदि उसके लिए 3 बिंदु दिया हुआ, कितना बिंदु, 3 बिंदु दिया रहता है। मान ले ए का निर्देशांक दिया रहेगा, फिर बी का निर्देशांक दिया रहेगा और सी का निर्देशांक दिया रहता है। a1 का हो गया x1 y1 और b2 का x2 y2 और c का होता है x3 y3। इस तरीके से इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 और इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जैसे कि याद करने में हम लोग सरल तरीके से बाहर में हम लोग x1 लिखेंगे, x वाला पद, जैसे यहाँ x1 हुआ, यहाँ पे x2 हुआ, यहाँ पे x3 हुआ। x1 के बाद आता है 2 वाला, इसलिए ब्रैकेट में हमें y वाला ही लिखना है। यहाँ 1 है इसलिए y2 दिए और माइनस y3 दिए। यहाँ पे 2 है इसलिए हम लोग देंगे y3 और माइनस y1। यहाँ पे x3 है तो 3 के बाद क्या आता है, 1 आता है, इसलिए y1 माइनस y2। इस तरीके से हम लोग इस सूत्र को याद कर लेंगे। सूत्र 19 में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित यहाँ पे कई सारे सूत्र हैं, इसको आसानी से याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो निश्चित तौर पे हम लोग इसको याद रखेंगे। इसके अलावा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और इसके बाद जो सूत्र है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसी का ठीक उल्टा साइन का उल्टा कौशिक होता है, इसलिए साइन का लंब बटा कर्ण तो कौशिक का हो जाता है कर्ण बटा लंब। उसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, इसका हो जाता है कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार से टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार, इसलिए कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटा लंब। याद करने के लिए दूसरा तरीका लाल बाई कक्का हम लोग पढ़े होंगे। लाल बाई कक्का से हम लोग क्या कर सकते हैं, सूत्र भी इस तरीके से याद रख सकते हैं और इसके लिए हम लोग कक्का बाई लाल यूज कर सकते हैं। इसे होता कैसे है, जैसे साइन का एल बाई के लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बाई यानी ए बाई के आधार बटा कर्ण और यही लास्ट में टैन है तो एल बाई ए मतलब लंब बटा आधार। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। या कक्का बट्टा लाल है तो के वाई एल मतलब कौशिक का कर्ण बट्टा लंब, शेक का कर्ण बट्टा आधार और कॉट का आधार बट्टा लंब। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। सूत्र 20 को देखेंगे कि साइन, तो हम लोग मालूम है साइन का उल्टा कौशिक होता है इसलिए 1 बट्टा कौशिक थीटा, कौशिक का उल्टा साइन होता है इसलिए 1 बट्टा साइन थीटा। इसी प्रकार से टैन का उल्टा कॉट इसलिए 1 बट्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टैन थीटा। इसके अलावा कॉस का उल्टा सेक इसलिए कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा होता है। इस तरीके से हम लोग इस सूत्र को भी याद कर लेंगे। सूत्र 21 को देखेंगे
टेन थीटा बराबर एक ये भी सूत्र है जो काफी ज्यादा जरूरी रहता है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये टेन का सूत्र है। और इसी का ठीक उल्टा रहता है, जैसे कॉट है तो ऊपर कॉस रहेगा, वो याद रखना, सी से शुरू है कॉट, और कॉस भी सी से ही शुरू रहेगा। तो कॉस बाई साइन रहे तो कॉट थीटा, यदि साइन बाई कॉस रहे तो टेन थीटा। तो इस तरह से ये सूत्र भी हम लोग याद कर लेंगे। 22 में आते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी साइन 90 में से थीटा घटाएंगे तो कितना कॉस आएगा। उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन साइन का कॉस और कॉस को साइन में हम लोग इस तरीके से बदल सकते हैं। इसी प्रकार से टेन को कॉट में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, यानी टेन का अपोजिट यहाँ पे 90 डिग्री के लिए यहाँ कॉट होता है। इसी प्रकार से सेक का 90 डिग्री के लिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। इस तरह से ये सूत्र भी हम लोग याद रखेंगे। आज के लिए अंतिम यहाँ सूत्र है 23 में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र से भी इम्पोर्टेंट है, निश्चित तौर पे याद रखना है। यहाँ पे इस तरीके से नहीं, तो यहाँ पे दिया जाएगा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यदि थीटा दोनों में सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, इसका मान कितना होगा, इस तरीके से प्रश्न आता है, इसलिए इसका मान 1। इसलिए ये याद करेंगे हम लोग सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके लिए भी ये 1 होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके लिए भी ये सूत्र 1 होता है। तो इस सूत्र को भी हम लोग याद कर लेंगे। अब इस सूत्र के माध्यम से कई सारे जो प्रश्न परीक्षा में रहेंगे उसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में ये सूत्र भी पूछा जाता है, तो निश्चित तौर पे ये सूत्र हम लोग याद कर लेंगे।